श्रुति अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए बिना पलक झपकाए हुए मुस्कुराते हुए अभय को देख रही थी और अर्जुन अभय को श्रुति पे गुस्सा न करके बल्कि डांस करते हुए देख पहले एक नज़र अपने दादा और पापा को देखता है जो उसे ही देख रहे थे, फिर आंखें फाड़े सामने को देखता है। तभी इंद्रजीत जी कहते हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम दोनों भी वहीं देख रहे हो? तो दोनों एक साथ हाँ कहते हैं। फिर अर्जुन कहता है, दादू ये अपने छोटे ही हैं न? तो धनराज जी कहते हैं, हाँ अर्जुन या कोई और है हमारे बेटे के भेष में। ये सब बातें करते हुए तीनों अभय को देख रहे थे। डांस खत्म होते ही शोभा जी श्रुति के कलाई को पकड़ के अभय के पास लाके खड़ा कर देती हैं, जहां दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे अपने अगल बगल की दुनिया को भूल के। शोभा जी उनके पास आती हैं और उनकी नजर उतरने लगती हैं। अनीता की गोद भराई की सारी रस्में अच्छे तरीके से बीत जाती हैं। श्रुति को भी जाना होता है तो उसे अभय छोड़ने के लिए जा रहा होता है। अभय को साथ में चलता वो खुश हो जाती हैं और उससे वो कैसे और क्या कहे वो ये सोचने लगती हैं। तभी अभय को धनराज जी किसी काम से रोक देते हैं, जिसकी वजह से अब अर्जुन जाता है श्रुति को छोड़ने, तो श्रुति का मुंह लटक जाता है। श्रुति हॉस्टल आके अपने सामान को एक तरफ रखती है, फिर अपने बेड पे लेट के आज के बारे में सारी चीजें सोचने लगती हैं। सारी चीजें याद आते ही उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और अभय को इमेजिन करके बड़बड़ाते हुए कहती हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि अभय सर ऐसे भी हैं, और वो साड़ी में कितने प्यारे लग रहे थे। फिर उनका डांस जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ये सब याद आते ही वो बैठ के तकिए को अपने गोद में लेके खाती हैं और अर्जुन जीजू, धनराज अंकल और दादू भी किसी से कम नहीं थे। इनकी वजह से आज के फंक्शन में सारा जाना जाता है। वो ये सब बोलते हुए वो फंक्शन के कुछ बात को याद करने लगती हैं। शोभा जी अभय श्रुति के सामने खड़ी होके अपने बटुए में से पैसे निकालने लगती हैं, जहां ये दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे अपने अगल बगल की दुनिया को भूल के। शोभा जी उनके पास आते हैं और उनके सर पे से पैसे घुमा के नजर उतार के वहां पे किसी काम कर रहे नौकर को दे देती हैं। उनका देखा देखी बहुत से रिश्तेदार भी उनकी नजर उतारने लगते हैं और ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नजर उतारने के बाद दादी एक बार फिर अभय के कान को पकड़ लेती हैं, तो अभय दर्द में कहता है, दादी ये क्या कर रही हैं आप, छोड़िए कान को दर्द हो रहा है। इतना कह के वो किसी बच्चों की तरह मुंह बनाने लगता है। उसकी ऐसी हालत में देख के श्रुति की हंसी छूट जाती है। अभय उसे हंसते देख उसे घूरते हुए कहता है, ज्यादा ये अपनी बत्तेसी मत दिखाओ, तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया। उसकी बात सुन के श्रुति उसे कोई जवाब देती कि दादी उसके कान को थोड़ा सा खींचते हुए कहती हैं, अच्छा बेटा चोरी से तुम यहाँ आए, वो भी औरत का वेश लेके, और आप बेचारी इस बच्ची को रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम तो इन सब से दूर रहते हो, आज ये सब कैसे? इतना कह के शोभा जी उसे घूरने लगती हैं। दादी की बात सुन के अभय बेचारा सा मुंह बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ धनराज, इंद्रजीत जी और अर्जुन अब समझ जाते हैं कि उनका भांडा फूटने वाला है। इस अभय के चक्कर में तो जितनी जल्दी हो वो सभी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत की अंजलि की नजर अब पड़ जाती है। अभय दादी से कुछ कहता कि अंजलि बोलती है, दादी ये क्या बोलेंगे, ये तो यहाँ अपने साथियों के साथ आए हैं और पक्का ये प्लान नफूफा जी का प्लान होगा जिसमें तीनों ने एक साथ हामी भरी है। इतना कह के वो उनकी तरफ इशारा कर देती हैं। अंजलि की बात सुन के ये तीनों के कदम रुक जाते हैं और अंदर ही अंदर भगवान से बचने का दुआ कर रहे थे और अभय को कोस रहे थे। शोभा जी अब अभय का कान छोड़ के उन सब के पास आती हैं और एक एक करके तीनों के घूंघट को उठा देती हैं। घूंघट उठते ही तीनों घबराहट और डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इनकी ये हरकत देख के शोभा जी, अनीता और श्रुति के साथ साथ सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन सब फिर जोर से हंस देते हैं। सबकी हंसी सुन के तीनों धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और सबको ऐसे हंसता देख के तीनों बस बेचारगी सा चेहरा बना लेते हैं। शोभा जी पहले हंसती हैं, लेकिन फिर सीरियस होते हुए कहती हैं, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? शोभा जी को इतना सीरियस देख के सब शांत हो जाते हैं। फिर इंद्रजीत जी हकलाते हुए कुछ बोलने को होते हैं कि शोभा जी गुस्से से कहती हैं, आप चारों के चारों जल्दी से यहाँ जाइए और अपने हुलिये को ठीक करिए, वरना। शोभा जी इतना कहती कि धनराज जी कहते हैं, सॉरी माँ हम जाते हैं। इतना कह जल्दी से तीनों अपनी साड़ी को संभालते हैं
और अभय को अपने साथ चलने के लिए कह के वहां से चारों भाग जाते हैं। उन चारों को ऐसे जाता देख शोभा जी की हंसी छूट जाती है और उनके साथ साथ सभी हंस पड़ते हैं। ये सारी बात याद आते ही श्रुति एकदम खिलखिला के हंस देती है। फिर वो अपने उन सारी बातें से बाहर आके श्रुति कल के हियरिंग के बारे में सोचने लगती है, जिसकी वजह से अब उसके चेहरे पे मुस्कान की जगह कोई भाव नहीं दिख रहा था। सुबह का वक्त आज आशीष के हियरिंग और उसके सजा का दिन था, तो श्रुति जल्दी जल्दी रेडी होके अभय के घर के लिए निकल जाती है। अभय के घर के पहुंच के वो सबके मिलके बैठ के बातें करने लगती हैं। कुछ ही देर में अभय आता है तो वो उसे देख के कहता है, सब रेडी है न? तो श्रुति बस सर को हाँ में हिला देती है। फिर अभय और श्रुति दोनों सभी बड़ों का पैर छू के वहां से कचहरी के लिए निकल जाते हैं। कोर्ट के बाहर पहुंच के दोनों की नजर सामने बैठे सूरज पे जाती है, जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। उसे देख के श्रुति को सब याद आ जाता है कि उसने उसके साथ क्या किया। उसके भाई को किडनैप करवाया, अभय पे जानलेवा हमला करवाया, पायल रिया के साथ गलत किया। ये सब याद आते ही वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती कि अभय उसका हाथ पकड़ लेता है और इशारे से उसे कुछ न करने के लिए कहता है, तो श्रुति भी शांति से वहीं पे खड़ी हो जाती है। तभी सूरज एक गंदी हंसी हंसते हुए उनके पास आता है और श्रुति के करीब जाने को होता है कि अभय उनके बीच में आ जाता है, जिसे देख के सूरज बस मुस्कुरा देता है। फिर उसे एक तरफ करके सूरज श्रुति की तरफ झुक के उसके कान के पास आके धीरे से कहता है, श्रुति तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा। वैसे भी आज मुझे यहाँ सजा मिलेगी ही मिलेगी, तो क्या पता शायद तुम तब तक इस दुनिया में रहो ही ना। उसकी बात सुन के श्रुति को गुस्सा आता है, लेकिन अभय उसे एक तरफ ले जाता है और उसे समझाने लगता है। कुछ ही देर में कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होने वाली थी। श्रुति जो इधर उधर देख रही होती है कि उसे कुछ ख्याल आता है, तो वो अपने सर पे हथेली मारते हुए दांतों से जीभ को कांत लेती है। उसकी इस हरकत से अभय उसे देखते हुए उससे सवाल करता है, क्या हुआ मिस सक्सेना? तो श्रुति बेचारा सा शक्ल बना के कहती है, सॉरी सर, वो जल्दी जल्दी में हम सूरज के केस की फाइल और सबूत आपके घर ही भूल आए। बस अब क्या था, श्रुति का ये कहना था और अभय का उस पे भड़कना था। श्रुति की बात सुन के वो उस पे भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? अभी कुछ ही देर में उसका हियरिंग है और तुम उसके फाइल और सबूत को घर पे ही भूल आई। कितनी बार कहा है तुम्हें कि तुम एक वकील हो और तुम्हारे लिए ये छोटी छोटी चीजें कितनी मैटर करती हैं। एक सेकंड लेट होने की वजह से ये केस हम हार भी सकते हैं, अभय कहे जा रहा था और श्रुति सर झुकाए उसकी बात सुने जा रही थी। उसे ऐसे सर झुकाए देख अभय अब चिढ़ते हुए कहता है, अब ऐसे मुंह क्या लटकाई हो, जल्दी से घर पे किसी को कॉल करो और फाइल को मंगवाओ। ये सुनते ही श्रुति तुरंत अपने गर्दन को हाँ में हिलाती है और अभय के घर कॉल करने लगती है। कुछ ही देर घर का लैंडलाइन नंबर उठ जाता है तो श्रुति एक सांस में कहती है, रामू भैया प्लीज आप जल्दी से ब्लैक कलर का बैग होगा सोफे पे जो हमारा है वही पी छूट गया है, आप पहुंचा दीजिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और हम अगर अभी वहां पे आए तो इस केस की हियरिंग आज छूट जाएगी हमारे देर होने की वजह से। श्रुति की बात सुन के उधर से अनीता कहती है, तुम चिंता मत करो श्रुति, मैं वो बैग अपने साथ लेती आती हूँ, मुझे भी उधर ही हॉस्पिटल की तरफ जाना है, तो तुम वहीं पे आके ले लो और मेरा हॉस्पिटल तुम्हारे कोर्ट से ज्यादा दूर भी नहीं है। अनीता की आवाज सुन के श्रुति कहती है, दी आप तो? अनीता कहती है, तुम चिंता मत करो मैं निकल रही हूँ, तुम हॉस्पिटल के लिए पहुंचो। तो श्रुति कहती है, ओके भाभी हम 10 मिनट में पहुंचते हैं। इतना कह के वो फोन रख देती है, फिर अभय को बता के वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंच के वो अनीता का इंतजार करती है। अभी उसे 5 मिनट ही हुए थे कि अनीता की कार वहां आ जाती है। वो अनीता को देख के हाथ हवा में हिलाते हुए हाय कहती है, फिर संभाल के उसके हाथ को पकड़ के बाहर निकालने लगती है। अनीता बाहर आके उसे कार के पीछे वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो रहा तुम्हारा बैग। तो श्रुति उधर देख अनीता का धन्यवाद करते हुए वो तुरंत उस बैग को उठा के अपने पीठ पे टांग लेती है। फिर अनीता की तरफ देख के कहती है, दी अर्जुन जीजू नहीं आए? तो अनीता उसे देखते हुए कहती है, जीजू? तो श्रुति उसे बताते हुए कहती है, अरे आप हमारी बड़ी दी तो आपके हस्बैंड हमारे जीजू ही हुए न। ये सुनते ही अनीता बस मुस्कुरा देती है, फिर कहती है, वो बस आ ही रहे हैं, मैं तो ड्राइवर के साथ आ गई थी। ये सुन के श्रुति कहती है,
अच्छा दी, चलिए तब हम आपको अंदर हॉस्पिटल में ले चले। कब तक आप ऐसे खड़ी रहेंगी? तो अनीता कहती है, तुम्हारा केस तो। श्रुति उसे देख के कहती है, अभी वक्त है, आप चलिए, हम समय पे पहुंच जाएंगे। इतना कह के वो अनीता का हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास लेके चली जाती है। उसी बीच में अभय का कॉल भी आता है, तो वो अभय को 10 मिनट में आने के लिए कह के और अनीता के साथ होने का और समय पे आने का बता के वो फोन रख देती है। इधर अनीता का चेकअप होता है, तो श्रुति भी ध्यान से सब देख रही होती है और रह रह के अपने लेफ्ट हाथ की कलाई पे लगे घड़ी पे समय भी देख रही होती है। कुछ ही देर में अनीता का चेकअप हो जाता है और दोनों बाहर जाने लगते हैं। तब तक अर्जुन भागता हुआ उनके पास आके हांफते हुए माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी अनीता, मैं फिर से लेट हो गया, लेकिन कोर्टरूम से फ्री होके सीधे भागे भागे यहाँ आया हूँ, सॉरी। उसे ऐसे हांफता और परेशान देख अनीता बड़े ही प्यार से कहती है, आप चिंता मत करिए, मेरा चेकअप होगा गया है और श्रुति मेरे साथ थी। तो अर्जुन ये सुन के श्रुति की तरफ देखता है और उसे थैंक यू कहने को होता है कि श्रुति बोल पड़ती है, प्लीज जीजू, कोई थैंक यू नहीं दी है हमारी ये, और इतना तो हम अपनी दी के लिए और इस छोटे से नन्हें से मेहमान के लिए कर सकते हैं कि जब ये छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए तो ये न कहे कि मासी ने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं। इतना कहते हुए वो अनीता के पेट को मुस्कुराते हुए छूने लगती हैं और उसकी इस बात पे सब हंस देते हैं। तभी श्रुति को बच्चे के पैर मारने का एहसास होता है, तो वो खुशी से कहती है, दी जीजू देखिए ना, इसने अभी अभी किक मारा जो हमें महसूस हुआ। अर्जुन अनीता उसकी बात सुन के पहले एक दूसरे को देख फिर मुस्कुराते हुए श्रुति की तरफ देखने लगते हैं, जो उस किक को महसूस करते हुए जो खुशी मिल रही थी वो उसे देखने लगते हैं। तभी अनीता कहती है, अच्छा श्रुति, अब आप जाइए, यहाँ पे काफी देर हो चुका है, वहाँ पे अभय भैया आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये एहसास होते ही वो तुरंत समय देखती है, फिर अर्जुन की तरफ देख के कहती है, अच्छा जीजू चलिए, अब आप दी का ख्याल रखिए, हम चलते हैं। ये कहते हुए तीनों हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। अर्जुन अनीता अर्जुन के कार में बैठते हैं और जिससे अनीता आई थी वो ड्राइवर को बोल के श्रुति को छोड़ने के लिए कह देती है। तो श्रुति भी अब दूसरे कार में बैठ जाती है। ये सब देख के दूर खड़ा एक इंसान किसी को कॉल करता है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देके वहां से चला जाता है। ड्राइवर कार को स्टार्ट करके कोर्ट की तरफ लेने के लिए होता है कि श्रुति की नज़र ड्राइवर के बगल लगे शीशे पे जाती है, जहां अर्जुन परेशान सा अपने कार बोनेट को खोल के ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उससे हो नहीं रहा था। ये देख के वो तुरंत ड्राइवर को बोल के कार रुकवा के अर्जुन के पास आके कहती है, क्या हुआ जीजू? तो अर्जुन कहता है, वो हमारी कार खराब हो गई। अचानक से ये सुनते ही श्रुति उन्हें उस कार में जाने के लिए कहती है जिसमें वो जा रही होती है, तो अर्जुन मना कर देता है, लेकिन श्रुति के जिद करने पे दोनों अपनी बंद पड़ी कार को वहीं पे छोड़ के ड्राइवर के साथ निकल जाते हैं और श्रुति जल्दी से एक ऑटो पकड़ के कोर्ट के लिए निकल जाती है। कोर्ट के बाहर आके वो तुरंत ऑटो वाले को पैसा देके वहां से ऊपर भागती है, लेकिन देखती है तो वहां कोई नहीं होता है। ये देख वो समय देखती है, फिर जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। इधर अभय गुस्से से उसका इंतजार कर रहा था और मन में उसे उसकी लापरवाही के लिए कोसे जा रहा था, लेकिन तभी श्रुति कोर्ट रूम का दरवाजा खोल के अंदर आती है तो सबकी नज़र उसके तरफ मुड़ जाती है। वो सबकी निगाहों को अनदेखा करके चारों तरफ नजर दौड़ती है। उसे जज की कुर्सी पे जब उसे कोई जज नजर नहीं आता है तो वो एक गहरी सांस लेती है, फिर उसकी नज़र अभय पे पड़ती है जो उस बस गुस्से से ही घूरे जा रहा था। वो जल्दी से अभय के पास आके उसे बैग दे देती है और अभय उसे कुछ कहता या उस पे गुस्सा करता, तब तक जज साहब आ जाते हैं तो सभी अपनी अपनी जगह सही से खड़े हो जाते हैं। श्रुति को ठीक देख के सूरज परेशान सा कुछ सोचने लगता है और मन में कहता है, ये यहाँ कैसे? इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, तो ये बची कैसे और इसे एक भी चोट नहीं आई है? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रुति जल्दी से कोर्ट रूम में पहुंचती है तो वो एक गहरी सांस लेती ही है कि उसकी नज़र अभय से मिलती है, तो वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है क्योंकि अभय उसे ही घूरे जा रहा था। गुस्से से वो उसके पास आके उसे सूरज के केस से जुड़े सारी चीजें देती है। अभय कुछ कहता तब तक जज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों शांति से सीधे खड़े हो जाते हैं। सूरज श्रुति को सही सलामत देख के परेशान हो जाता है और वो खुद ही मन में सोचने लगता है कि ये जिंदा कैसे बच गई।
उसके इन्हीं सोच में केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। दोनों पक्ष अपने अपने बहस कर रहे थे। तभी अभय कोर्ट से इजाजत लेके उस प्यून को बुलाता है। तो प्यून जब अंदर आता है तो प्यून सारी सच्चाई जज को बता देता है। धीरे करके के अभय सूरज के खिलाफ सारे सबूत को पेश करने लगता है, जिसकी वजह से अब सूरज घबरा जाता है। तो उसका वकील इन सारे सबूतों को गलत बता देता है। तो पायल को अंदर लाने के लिए कहता है। तो पायल को रिया अंदर लेके आती है, जिसकी हालत पहले से अब कुछ ठीक थी। तो वो जज को सब बता देती है कि कैसे उसके साथ ये और आशीष जबरदस्ती कर रहे थे, कैसे उसके कपड़े जब कॉफी गिर गया तो ये लोग धोखे से चेंजिंग रूम में कैमरा लगवा के मेरा एमएमएस बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके साथ अब तक जो भी हुआ वो सब जग को बता देती है। तभी सूरज का वकील इन सारी बातों को भी नकार देता है और उल्टा इल्जाम पायल पे और उस पे कैरेक्टरलेस लड़की होने का इल्जाम लगाने लगता है। तो अभय गुस्से से उनकी तरफ देखता है, फिर जज की तरफ देख के कहता है, योर ऑनर, मैं मिस्टर आशीष को इस कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। तो जज उसे इजाजत दे देते हैं। तो पुलिस आशीष को ले आके कटघरे में खड़ा कर देते हैं। फिर आशीष जज को सारी बातें बता देता है। सूरज ने अब तक जो भी किया था, चाहे वो पायल का मैटर हो, रिया का मैटर हो या किसी और का, और सारे सबूत मैंने अभय मल्होत्रा को दे दिया है। ये सुन के अभय कहता, हाँ ये सच कह रहा है। फिर वो एक पेन ड्राइव निकाल के सबको दिखाते हुए कहता है, इसमें सूरज के वो सारे कारनामे हैं जिसे आज तक उन अंजाम दिया है, और आशीष के ये कबूल ना भी कि वो उसके साथ हमेशा से उसके लिए काम किया है। इतना कह के वो पेन ड्राइव जज की तरफ बढ़ा देते हैं। सारे सबूत सारे गवाह को देखते हुए जज साहब उसे सच सुना के कोर्ट को एडजोर्नेट कर देते हैं। सूरज को सजा मिलते ही सभी पायल को बधाई देने लगते हैं। फिर श्रुति और अभय भी पायल की तरफ देखते हैं तो पायल बस मुस्कुरा देती हैं। सागर, दिव्या, राघव, सानिया, अमित, रोहन सब वहीं पे खड़े थे। तभी रोहन कहता है, पायल जब तुम्हारे साथ ही हो रहा था तो तुमने हम सब में से किसी को बताया क्यों नहीं? तभी पायल उसका जवाब देते हुए कहती है, मैं चाहती थी बताना, लेकिन मुझे फिर धमकियां मिलने लगी मेरे एमएमएस को वायरल करने की, या फिर मेरे जो सबसे करीब हैं उसे मारने की। मेरी जिंदगी में बस श्रुति है और उसके जरिए तुम सब मिले, तो मैं ऐसे कैसे किसी को कुछ होने दे सकती थी? स्पेशली श्रुति को मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती थी। मैंने उस जॉब को छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं वो ऑफिस छोड़ नहीं सकती थी जब वहां पे रुकी। और भी एक दो लड़कियां थी जिसे आशीष सूरज के साथ मिलके सिर्फ अपने मजे के लिए उनका फायदा उठाया करते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन उस शाम इतना कहते हुए वो उस दिन के बारे में सोचने लगती हैं। पायल बैठ के अपना कुछ पेंडिंग काम कर रही थी, तभी उसे सूरज के केबिन में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। तो वो अपना काम छोड़ के वो केबिन की तरफ भागती है तो देखती है कि अंदर सूरज और आशीष दोनों मिलके लड़की को गलत तरीके से छू रहे थे, जिसे देख के पायल अब अपने आपे से बाहर हो जाती है और वो गुस्से से केबिन का दरवाजा खोल के अंदर जाके उस लड़की को बचा के उनकी तरफ वही पी रखे फल के टोकरी में से चाकू उठा के दोनों की तरफ दिखा के कहती है, अब बस, अगर अब तुम दोनों में से इसके साथ कुछ किया तो मैं यहीं पे तुम दोनों को मार दूंगी और मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतना कहते हुए वो उस लड़की के साथ बाहर निकलने लगती है तो आशीष उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन तब तक पायल उस दूसरी लड़की को वहां से भगा देती है। पायल आशीष के पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तो आशीष छोड़ देता है। फिर सूरज उसके पास आके उसके गाल को कस के पकड़ते हुए कहता है, कुछ दिनों से मैं शांत, क्या हुआ? बहुत पर निकल गए हैं न तुम्हारे, आज तुम्हारे पर को हम काट ही देते हैं हमेशा के लिए। पायल भी अब बिन डरे उसके आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, तुम मेरे पर काटोगे कभी नहीं, और एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचा के रहूंगी, और तुम क्या, तुम्हारा वे दोस्त भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इन कह के वो अपने गाल को उसक हाथों से छुड़वा के आग कहती है, बहुत शौक है न तुम्हें लड़कियों के साथ, छी हैवान हो तुम दोनों। वो इन कह ही रही थी कि आशीष गुस्से से उसके सर पे हॉकी स्टिक से बार कर देता है। ये देख के सूरज हैरान हो जाता है और वो आशीष की तरफ देख के कहता है, ये क्या किया तुमने? तो आशीष उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बहुत जुबान चलाने लगी है, ये हमें हमारे अंजाम तक पहुंचाएगी, आज हम इसे इसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। इधर पायल के सर से अब खून बहने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए लड़खड़ा के उस केबिन के बाहर जाती है
उनसे बचते हुए और अपन फोन से पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तब तक सूरज उसके पास आके उसके हाथ से फोन छीन लेता है और दूसरी तरफ फेंक देता है, फिर उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, पुलिस को कॉल करोगी तुम, इन कह के वो भी उसे मारने लगता है। अब पायल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। तभी सूरज को किसी के आने की आहट महसूस होती है, तो वो आशीष की तरफ देखता है, तो आशीष तुरंत पायल के बॉडी को स्टोर रूम के बाहर लाके रख देता है। फिर जल्दी से खुद का होलिया ठीक करके सूरज के पास पहुंच जाता है। सानिया उसकी सारी बात सुन के सांत्वना देते हुए कहती है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब सब अच्छा होगा। वैसे वो लड़की कहाँ गई, उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तो पायल बस अपने कंधे उचका देती है। इधर हियरिंग खत्म होते ही पुलिस सूरज के हाथ में हथकड़ी लगा के वहां से ले जा रहे होते हैं और सूरज श्रुति को गुस्से से देख रहा होता है। ये देख के वो उसके पास आती है और इंस्पेक्टर से 1 मिनट का समय मांग के उसके पास आके धीरे से कहती है, सूरज सिंघानिया कैसा लग रहा है आज तुम्हें? देखो, जिन लड़कियों को तुम खिलौना समझते हो आज वही लड़कियां तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ले गई, वो भी पूरे कानूनी तरीके से। बहुतों की जिंदगी खराब की है तुमने। अभी तो पायल ने तुम्हें जेल भिजवाया है, अभी रिया का तो बाकी देखना। वादा करते हैं रिया के केस में तो हम तुम्हें सीधे फांसी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमसे देखा नहीं जाएगा तुम्हारा ये दर्द। टुकड़ों में तुम्हें सजा मिलते हुए। वैसे अगर हमारा बस चलता तो हम तुम्हें इससे भयानक सजा देते, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब मिलते हैं दिल्ली के कोर्ट में, क्योंकि वहां से भी तो सीधे ऊपर जाने के टिकट तो पाना है न। इतना कह के वो उसे मुस्कुरा के देखने लगती हैं। सूरज उसकी बात पे हंसते हुए कहता है, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो श्रुति सक्सेना। वो इतना कहा ही था कि श्रुति उसकी बात को काट के कहती है, अरे बस ये डायलॉग पुराना हो चुका है। वैसे भी हमें तुम्हें जानने में कोई रुचि भी नहीं है, समझे? वैसे तुम हमारी बात सुनो, तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गया। श्रुति की बात सुन के सूरज उसे देखने लगता है तो श्रुति कहती है, ऐसे मत देखो, वैसे हमें मन तो नहीं था बताने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम तड़पो ये जानने के लिए कि आशीष ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन शायद ये बात बता दे तो तुम और तड़पोगे। तो सुनो, आशीष हमें पसंद करता था। उसकी बात सुन के सूरज गुस्से से उसे देख के अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तुम्हें पसंद करेगा बिल्कुल भी नहीं, वो तुमसे नफरत करता है। तो श्रुति हंसते हुए कहती है, भूलो मत सूरज सिंघानिया, नफरत में ही प्यार होता है और बस हमने उसी प्यार का फायदा उठाया। और आज देखो आशीष ने हम पर भरोसा करके तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए। इतना कह के वो मुस्कुरा देती है। उसे मुस्कुराता देख सूरज गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है कि 2 कांस्टेबल उसे पकड़ लेते हैं और वहां से ले जान लगते हैं। श्रुति उसे जाते हुए देख सागर का प्लान सोचने लगती है। फ्लैशबैक। सागर के प्लान पे श्रुति, राघव और अभय मिलके काम करने लगते हैं। अभय को आशीष के बहन का नंबर मिल जाता है तो वो तुरंत उसे कॉल करके सब बता देता है और सारी बातें सुन के पहले तो उसकी बहन इन सारी बातों पे भरोसा नहीं करती है, तो अभय उसे इंडिया आके खुद अपने आंखों से सारे सबूत देखने के लिए कहता है। तो आशीष की बहन तुरंत इंडिया के लिए निकल जाती है, वो भी किसी को बताए बिना। नित्या आशीष की बहन का नाम है। नित्या जैसे ही देहरादून पहुंचती है तो उसे राघव पिक कर लेता है, फिर अभय के ऑफिस की तरफ निकल जाता है, जहां पे श्रुति और अभय इन्हीं दोनों का बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी राघव नित्या को लेके अंदर आता है तो अभय श्रुति उससे मिलते हैं। फिर अभय श्रुति राघव उसे सबूत के साथ सारी बार बताने लगते हैं। ये सारी सबूत अपने आंखों से देख के नित्या के आंखों से आंसू आ जाता है और वो उन तीनों के प्लान में शामिल हो जाते हैं। अगले दिन सागर, अभय, राघव तीनों वहां जाते हैं जहां सागर ने आशीष को कैद कर रखा था। तीनों वहां जाके आशीष को अब इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तुम्हारी बहन हमारे पास है और अगर उसने अब सच नहीं बताया तो उसकी बहन के साथ क्या हो सकता है वो सब नहीं जानते हैं। इतना कह के वो एक वीडियो आशीष को दिखा देते हैं जिसमें नित्या एक चेयर पे बैठी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, सर पे चोट, बाल बिखरे हुए। उसे देख के लग रहा था कि उसे काफी पीटा गया है। ये देख आशीष के आंखें भर आता है। तभी नित्या की आवाज सुनाई देती है, भाई प्लीज बचा लीजिए मुझे, वरना ये मुझे मार देंगे। इतना कहते कहते में वो वीडियो बंद हो जाता है। इधर सागर, राघव, अभय भी मिलके उसे ब्लैकमेल किए जा रहे थे।
अपनी बहन को बचाने के लिए आशीष सारा सच बता देता है और साथ ही खुद को बचाने के लिए जो भी सबूत इकट्ठा किया था उसने अभय को दे दिया। प्रेजेंट टाइम। ये सब याद आते ही श्रुति के चेहरे पे एक रहस्यमय सी मुस्कान आ जाती है। तभी अभय का फोन बजाता है तो उसका ध्यान अब अभय की तरफ जाता है। अभय जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है, अचानक से उसके आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और वो हड़बड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। ये देख के श्रुति उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो श्रुति भी सबको पायल का ध्यान रखने के लिए कह के अभय के पीछे चली जाती है और उसक पीछे राघव। अभय हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे डॉक्टर मिल जाते हैं। अभय घबराते हुए डॉक्टर से पूछता है, कैस है मेरे भैया भाभी? तो डॉक्टर उसे कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो अभय अब थोड़ा गुस्से में पूछता है, मैं आपस कुछ पूछ रहा हूँ। तो डॉक्टर उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं आपकी भाभी को नहीं बचा पाया और आपके भैया की हालत बहुत गंभीर है, तो वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहले उन मिल लीजिए क्योंकि उन्हें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। डॉक्टर की बात सुन के अभय के कदम लड़खड़ा जाते हैं। पीछे से आती हुई श्रुति के भी कदम वही रुक जाते हैं और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इधर अभय खुद को संभलता है और वार्ड के अंदर जाके देखता है, जहां अपने भाई को ऐसी हालत में देख के उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी अर्जुन उसे देख के अपने मुंह पे से ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए अपनी लड़खड़ाती धीमी आवाज में कहते हैं, छोटे। तो अभय तुरंत अर्जुन के पास आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, भैया आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। इतना कह के वो डॉक्टर को आवाज देता है कि अर्जुन उसके हाथ को कस के पकड़ के अपनी पूरी हिम्मत जुटा के लड़खड़ाते जुबान में धीरे से कहता है, छोटे मुझे पता है कि मेरे पास कितना समय बचा है, बस अब मेरी बात को काटे बिना तुम सुनो। ये सुन के अभय कहता है, प्लीज भैया ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तभी अर्जुन हल्की से मुस्कान अपने चेहरे पे लाते हुए कहता है, छोटे अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात सुनो। तो अभय इस बार बस अपने सर को हाँ में हिला देता है। तो अर्जुन कहते हैं, मुझे पता है अनीता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी बताया है कि हमारा बच्चा ठीक है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना, चाचा बनके नहीं बल्कि उसक पिता बनके। ये सुन के अभय रोते हुए कहता है, ये आपका हक है और आपको कुछ नहीं होगा। तभी अर्जुन कहते हैं, करोगे ना? तो अभय रोते हुए हाँ में सिर को हिला देता है, जिसे देख के अर्जुन मुस्करा देते हैं। फिर अर्जुन एक गहरी सांस लेके आगे अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहते हैं, छोटे मैंने अनीता से वादा किया था कि कभी हमारे बच्चे को उसके माँ बाप की कमी नहीं होगी, इसलिए मेरी ये आखिरी इच्छा ये है कि तुम शादी करोगे और मेरे बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार दोगे। अभय शादी शब्द सुन हड़बड़ा जाता है। वो कुछ कहता कि अर्जुन बोल पड़ते हैं, छोटे वादा कर कि तू शादी करेगा। वो इतना कहते ही है कि उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। ये देख अभय बिना सोच समझे शादी करने का वादा कर देता है और तभी अर्जुन की आंखें भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। ये देख के अभय बस बिना किसी भाव के उसे देखने लगता है और इधर खड़ी नर्स डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद सॉरी बोलते हुए अर्जुन के मुंह को सफेद कपड़े से ढक देते हैं। ये देखते ही अभय बदहवासी में वार्ड के बाहर आता है और बगल के दीवार के सहारे लग बैठ जाता है और रोने लगता है। श्रुति जो वहीं पे खड़ी थी, अभय को ऐसे रोता देख उसे भी अंदाजा लगा जाता है, लेकिन वो अपने दिल को तसल्ली देते हुए अभय के पास आती है और उसके पास बैठ के उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है, डोंट वरी सर, सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे रोए मत न, सब ठीक होगा। तो अभय भी उसकी तरफ अपनी भीगी पलकें उठा के देखता है और बिना कुछ सोचे समझे उससे लिपट के तेज तेज रोने लगता है। उसे ऐसे रोते देख अब श्रुति के गाल भी आंसुओं से भीग रहे थे, लेकिन तभी वो पूछती है, हमने सब ठीक होगा सर, आप रोइए मत सर, सब ठीक होगा, प्लीज आप मत रोइए, ठीक है। तो अभय उसी तरह उससे लिपटे हुए कहता है, भैया और भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही श्रुति के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, जो अभय के पीठ को थपथपा रहे होते हैं और उसके आंख से भी अब आंसुओं की धार बहने लगती है और उसके सामने अनीता अर्जुन के साथ बिताए सारे पल उसके आंखों के सामने आने लगते हैं। अभय की बात सुन के राघव और अभय का पूरा परिवार वहीं पे रुक जाता है। धनराज जी, इंद्रजीत जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बच्चे को खोने का, और शोभा जी तो लड़खड़ा के गिरने को होती है।
कि राघव और धनराज जी उन्हें संभाल लेते हैं। शोभा जी भी धनराज के सीने से सर लगाए रोने लगती हैं। तभी वहां पे एक नर्स आके किसी एक को हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कहती है। तो धनराज जी खुद को संभालते हुए अपने माता पिता को एक तरफ रखे बेंच पे बैठाते हैं, फिर वहां से निकल के हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया की तरफ चल जाते हैं। इधर शोभा जी इंद्रजीत जी के गले लगे ही रोए जा रही थी और अभय श्रुति के सीने से लगे हुए अपने दर्द को हल्का किए जा रहा था और श्रुति भी खुद को संभाले अभय को संभालने की कोशिश कर रही थी। राघव श्रुति और अभय को बस देखे जा रहा था, तब तक उसके बगल में सागर आके खड़ा हो जाता है और सबको ऐसे रोता देख के वो हैरानी से सबको देखता है। फिर वो राघव को देख के कुछ कहता कि वहां पे पुलिस आ जाती है और अभय के पास जाके इंस्पेक्टर कहता है, मिस्टर मल्होत्रा और मिस सक्सेना, मुझे आप दोनों से बात करनी है। इंस्पेक्टर की आवाज सुन के अभय खुद को संभालता है और श्रुति से दूर होता है, फिर खुद के आंसू पोंछते हुए खड़ा हो जाता है और श्रुति भी उसके पीछे खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती हैं। इंस्पेक्टर को देख के सागर और राघव भी उनके बगल में कुछ दूर पे खड़े हो जाते हैं। तो इंस्पेक्टर अभय की तरफ देख के कहता है, मुझे सुनकर दुख हुआ है कि आपके भाई भाभी को खोया है, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि जिसने ये एक्सीडेंट करा है वो इंसान हमारे गिरफ्त में है और हमने उसे पकड़ लिया गया है। अभय बस ध्यान से इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था, तभी इंस्पेक्टर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, आपके भैया और भाभी का एक्सीडेंट करवाया गया है। ये सुनते ही चारों इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगते हैं। तभी अभय गुस्से से बोल पड़ता है, किसके में इतनी हिम्मत की जो मल्होत्रा परिवार के सदस्य पे वार किया? ये कौन है? क्योंकि मेरे भैया भाभी की किसी से दुश्मनी ही नहीं है, वो तो इतने अच्छे इंसान थे, उन्हें कोई क्यों मारेगा? अभय की बात सुन के इंस्पेक्टर उसे शांत करते हुए कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, पहले आप शांत हो जाइए और मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अभय इंस्पेक्टर की बात सुन के शांत हो जाता है और उसकी बात सुनने लगता है। तभी इंस्पेक्टर आगे कहता है, ये एक्सीडेंट की प्लानिंग आपके भाई भाभी के लिए नहीं था। इतना कह के वो श्रुति की तरफ देखते हुए कहते हैं, बल्कि ये पूरी प्लानिंग मिस सक्सेना के लिए था। ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और श्रुति एक नज़र अभय को देखती फिर इंस्पेक्टर को देख के हैरानी में पूछती है, इंस्पेक्टर, कोई हमें क्यों मारेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है, और हमारी वजह से दी और जीजू को क्यों मारेगा? इंस्पेक्टर श्रुति की बात सुन के कहता है, मिस सक्सेना, हमने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और उससे जांच पड़ताल में यही पता चला है कि ये सारी प्लानिंग आपके लिए हुई थी, क्योंकि हमें उस ट्रक ड्राइवर के पास से आपकी तस्वीर मिली है और उसे आपको मारने के पैसे मिले थे, लेकिन आपकी जगह मिस्टर मल्होत्रा के भैया भाभी। इतना कह के वो अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। तो इंस्पेक्टर एक पल शांत होने के बाद श्रुति से कहता है, मिस सक्सेना, आपको किसी पे शक है? तो श्रुति का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा तो वो अपने सर को ना में हिला देती है। इंस्पेक्टर भी उसकी हालत समझ के उससे अब कोई सवाल न करके कहते हैं, मिस सक्सेना, अगर आपको किसी पे शक होता है या आपको कोई बात याद आती है इस घटना से जुड़ी हुई, तो आप सीधे पुलिस स्टेशन आके मुझसे कांटेक्ट करिएगा। फिर अभय की तरफ देख के कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, आप चिंता मत करिए, हम आपके भैया भाभी के एक्सीडेंट के मास्टरमाइंड को जल्दी से पकड़ लेंगे। इतना कह के इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अभय ये सब सुन के बस शांति से बिना किसी भाव के खड़ा था और श्रुति उसे बस एकटक देखे जा रही थी। तभी डॉक्टर उसके पास आके कहते हैं, आप अपने भतीजे से मिल सकते हैं, लेकिन बाहर से ही देख सकते हैं क्योंकि वो अभी ऑब्जर्वेशन में है। इतना कह के वो उसे ले जाने लगती है तो श्रुति भी उसके पीछे पीछे आने को होती है कि अभय उसकी तरफ बिना मुड़े देखते हुए बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। इतना कह के वो डॉक्टर के पीछे चला जाता है। श्रुति बस उसे जाता देख रही थी, अब उसे बेचनी सी होने लगती है तो वो गहरी सांसें लेने लगती है। ये देख के सागर और राघव अब उसे संभालते हैं और एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। सागर वहीं पे अपनी बहन का हाथ पकड़े बैठा था और राघव दौड़ के जाता है और एक गिलास में पानी ले आता है। इधर अभय अंदर की तरफ जाता है और शीशे में से झांकता है तो उस कमरे में 3 या 4 छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। तभी डॉक्टर उसे एक नंबर बताते हुए कहती है, वो रहा आपके भाई और भाभी का बेटा। ये सुनते ही अभय उस तरफ देखता है तो एक छोटा सा बच्चा अपनी आंखें बंद किए हुए नजर आता है,
जिसके हाथ पैर पे कुछ मशीनों के तार लगाए गए हुए थे। उसे सोता देख के अभय के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है, फिर आंखों में नमी जगह ले लेती है। तभी नर्स कहती है, अगर आपने अपने भतीजे को देख लिया है तो बाहर चले। अभय नर्स की बात सुन के शीशे पे हाथ रख के अपने भाभी और भाई के बेटे को महसूस करते हुए कहता है, ये मेरे बच्चे हैं। इतना कह के वो वहां से बाहर निकल जाता है। अभय बाहर आता है तो इंद्रजीत जी, शोभा जी, धनराज ही तीनों अभय के पास आते हैं। फिर धनराज जी कहते हैं, कैसा है मेरे बेटे का बेटा? तो अभय कहता है, वो ठीक है, उसे बस कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रख जाएगा और आप सभी घर चलिए, मैं यहाँ की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करा के भैया और भाभी को लेके आता हूँ। ये सब कहते हुए अभय का गला रूंध जाता है, लेकिन अब वो अपने भावनाओं पे काबू करते हुए बिना किसी भाव के सबको जाने के लिए कहता है। सबके जाने के बाद श्रुति अभय के पास आती है और कुछ कहने को होती है कि अभय उसे अनदेखा करके वहां से जाने लगता है। ये देख के श्रुति को अजीब लगता है, लेकिन वो दोबारा से अभय को रोक के उसके हाथ को पकड़ के उससे पूछती है, बेबी कैसा है? सर वो ठीक तो है न? इतना कह के वो अभय को देखने लगती है, लेकिन अभय उसे कुछ जवाब न दे के बस अपना हाथ छुड़वा के वहां से जाने लगता है। श्रुति को अभय की ये हरकत अजीब लगता है, तो वो अभय के पास एक बार फिर जाके उसके बाजू को पकड़ के रोकते हुए कहती है, आपको हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? हमने कुछ पूछा है आपसे? अभय श्रुति की बात सुन के उसे गुस्से से देखता है और गुस्से में अपने बाजू को उसके हाथ से छुड़वाने के लिए वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से श्रुति लड़खड़ा के गिरने को होती है कि सागर और राघव उसे आके संभाल लेते हैं। अभय उन तीनों को देख के वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। श्रुति अभय को ऐसे जाता देख राघव से रोते हुए कहती है, राघव अब क्या कर दिया हमने जो? सर हमसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो सब ठीक था हमारे बीच, फिर अचानक से अब क्या हो गया उन्होंने? वो इतना कहती कि राघव इसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे समझाते हुए बोलता है, पार्टनर अभी वो किस दर्द से गुजर रहे हैं तुम देख रही हो न, तो उनको समझो, वो जब अपने इन सारे दर्द से उभरेंगे तो वो खुद तुमसे वैसे ही बात करेंगे, अभी वो भी तकलीफ में हैं बहुत ज्यादा। राघव की बात समझकर श्रुति अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, फिर अनीता और अर्जुन के बारे में सोचते ही उसके आंखों में आंसू फिर से आ जाते हैं। इधर अभय हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने भैया भाभी के पार्थिव शरीर को घर ले आता है, जहां उसके दोस्त रिश्तेदार अगल बगल के सब सफेद लिवाज पहने खड़े थे। शोभा जी अपने घर के बड़े बेटे और बहू को ऐसे देख फूट फूट के रोने लगती हैं, तो इंद्रजीत जी उन्हें रोते हुए संभालने लगते हैं। धनराज जी की हालत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुए खड़े थे और ये सब देख रहे थे। श्रुति भी राघव के साथ मल्होत्रा निवास में आती है और दरवाजे के पास पहुंच के वो जैसे ही कदम अंदर रखने को होती है कि एक गंभीर और भारी आवाज आती है, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। आवाज सुन के सब आवाज के दिशा में देखते हैं तो अभय सामने दरवाजे की तरफ देख के ये सब बोल रहा था। जब शोभा जी देखती है कि बाहर श्रुति खड़ी है तो वो अभय के पास आके कहती है, ये क्या हरकत है अभय? भूलिए मत कि ये वही है जिसे आपकी भाभी अपनी छोटी बहन की तरह मानती है, और आप होते कौन है इन्हें रोकने वाले? अपने दादी की बात सुन के अभय बिना किसी भाव के कहता है, कैसी छोटी बहन? वो छोटी बहन जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसी छोटी बहन नहीं चाहिए। काश ये हमारी जिंदगी में आई ही नहीं होती तो आज मेरे भैया और भाभी जिंदा होते, और वैसे भी मैं अपने भैया भाभी के अंतिम संस्कार में उस इंसान को तो बिल्कुल भी कदम नहीं रखने दूंगा जो खुद मेरे भैया भाभी की मौत की वजह है। श्रुति के कानों में जैसे ही अभय के सारे कड़वे शब्द पड़ते हैं वो वही जम जाती है। न उसे हिला जा रहा था न कुछ कहा, वो बस अभय को सवालिया नजरों से देखने लगती है और उससे पूछ रही हो कि आपको पता भी है आपने क्या कहा है? शोभा जी ये सुन के अभय पे गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभय वो किसी की मौत की वजह नहीं है, और अभी हम जिंदा हैं कि ये फैसला लेने के लिए कि इस घर में कौन कदम रखेगा और कौन नहीं, समझे आप? शोभा जी की बात सुन के अभय कहता है, दादी ये आपका पूरा हक है इस घर के सारे फैसले लेने का, लेकिन ये मेरा फैसला है कि ये लड़की इस घर में कदम नहीं रखेगी। फिर श्रुति की तरफ देख के कहता है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। उसकी बात सुन के शोभा जी कहती है, बस करे अभय, इस बच्ची की वजह से कुछ नहीं हुआ है।
ये सुनते ही अभय गुस्से से चीखते हुए कहता है, बस करिए दादी, सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इतना कह के वो श्रुति की तरफ एक उंगली कर देता है और कहता है, सब इस लड़की की वजह से हुआ है दादी, सब इसकी वजह से हुआ है। ये मेरे भैया भाभी के मौत की वजह है, उस नन्हे से बच्चे के सर पे से उसके माँ बाप का साया हटाने वाली ये है। श्रुति दरवाजे पे खड़े होके अभय के ये सारे इल्जाम सुन रही थी और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शोभा जी अभय के मुंह से ये सब सुन के अब वो भी अपना आपा खोते हुए गुस्से में कहती हैं, अभय मुझे पता है आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन भूलो मत कि तुम क्या कह रहे हो। तुम उस बच्ची पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो, उसकी तो इन सब में कोई गलती भी नहीं है। भूलिए मत, आपके भाई और भाभी की जगह आज उसकी भी जान जा सकती थी। ये सुनते ही अभय भी बोल पड़ता है, हाँ तो मर क्यों नहीं गई, उसके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मरने से आज मेरे भैया भाभी तो जिंदा होते न। इतना कह के वो श्रुति की तरफ से मुंह फेर के गुस्से में खड़ा हो जाता है। श्रुति ये सब सुन के अब और खुद को वहां पे खड़ा नहीं कर सकती थी, तो वो रोते हुए वहां से चली जाती है। राघव उसके पीछे जाता है, लेकिन श्रुति एक ऑटो पकड़ के चली जाती है। श्रुति सेंट्रल जेल में पहुंच के जेलर से बात करके सूरज से मिलने के लिए कहती है, तो जेलर उसे सूरज से मिलने की इजाजत दे देते हैं। फिर एक हवलदार को श्रुति के साथ भेज देते हैं। श्रुति एक सेल के बाहर आके खड़ी होती है और सूरज की कई बातों को याद करने लगती है जो उसने सुबह हियरिंग के समय पे कहा था। सूरज जो एक कोने में बैठा था उसे देख के उसके पास आते हुए कहता है, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों, मेरे बिना मन नहीं लगा तुम्हारा। श्रुति उसे बस गुस्से से घूर रही थी। तभी सूरज आगे कहता है, कैसा लग रहा है तुम्हें अब। वैसे तुम्हें एक बात बताओ, वो जो आशीष है न, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसे मैंने मरवा दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। इतना कह के वो हंसने लगता है। उसकी हंसी जैसे श्रुति के कानों में चुभ सी रही होती है। तभी श्रुति उन लोहे के रॉड कस के पकड़ के कहती है, क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हारी दुश्मनी हमसे थी तो तुम हमें मारते क्यों, मारा हमारी दी और जीजू को, बोलो क्यों मारा। श्रुति को ऐसे तड़पता देख सूरज पहले हंसता है, फिर कहता है, भूलो मत कि मैं कौन हूँ, सूरज सिंघानिया हूँ मैं। फिर श्रुति के आंखों में आंखें डाल के कहता है, मैं तो मरवाना तुम्हें ही चाहता था, लेकिन वो तो गलती से उस अभय के भैया भाभी मारे गए। लेकिन कहते हैं न, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अच्छा लग रहा है तुम्हें तड़पते हुए देख। वैसे कैसा लग रहा है किसी की मौत की वजह बनाना, और कैसा लग रहा है अपने प्यार के ही नजरों में गिर जाना और उसकी जिंदगी से धक्के मार के निकाले जाना। फिर एक बेचारा सा शक्ल बना के कहता है, ये सब देख मुझे काफी सुकून मिल रहा है। अब तुम तड़पोगी ऐसे ही उस अभय के लिए। तुमने मुझे छोड़ा था न, उस अभय के लिए। देखो आज वो मल्होत्रा तुम्हें कातिल कह रहा है, जबकि तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। अब पूरी जिंदगी तुम अभय के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। इतना कह के वो श्रुति के चेहरे पे अपने हाथ को फेरता है कि श्रुति उसके हाथ को हटा के उसके गर्दन को पकड़ के कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम बाजी जीत गए हो। सूरज सिंघानिया नहीं, हमारा क्या है, हम तो आज नहीं तो कल अभय सर की नाराजगी दूर कर देंगे। लेकिन तुम सोचो कि तुमको कैसे माफी मिलेगी उस इंसान की जो इंसान तुम्हारे लिए आखिर तक लॉयल था। तुमने बस हमारी बात सुन के अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरवा दिया। तू हार गए हो तुम सूरज सिंघानिया। देखो अकेले तुम हो गए हो अपने भाई जैसे दोस्त की जान लेने के बाद, क्योंकि अब तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं है। वैसे भी अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द फांसी के फंदे तक भी तो पहुंचना है न। श्रुति की बात सुन के सूरज उसे हैरान होके हरनी भरे लहजे में पूछता है, तुम ये क्या कह रही हो। तो श्रुति भी एक रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए कहती है, वही जो सच है समझे तुम। इतना कह के वो उसके गले को छोड़ के वहां से चली जाती है। इधर सूरज श्रुति की बात सोच के छटपटाने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया अपने गुस्से के चक्कर में। अभय अब खुद को संभलता है और आगे के काम में लग जाता है। पूरा परिवार घाट पे आता है और अंतिम संस्कार के रस्मों में लग जाता है। वही श्रुति दूर से खड़ी ये सब देख रही होती है। वो अभय के गुस्से को देख के वो सबके सामने नहीं जाती है, वो दूर से बस उन दोनों चिता को जलते हुए देख रही होती है। दोनों चिताओं को जलते हुए देख वो खुद से कहती है,
आई एम सॉरी दी एंड जीजू की ये सब हमारी वजह से हुआ, अगर हम आपको वो कार नहीं देते तो आज आप दोनों जिंदा होते। फिर अभय की तरफ देखती हैं, जो एक तरफ खड़ा होके जलती हुई चिता को देख रहा था। और शायद आज अभय सर भी हमसे इतनी नफरत नहीं करते, हमें माफ कर दीजिए दी। इतना कह के वो वहां से निकल जाती हैं और बेसुध सी रात के अंधेरे में सड़क पे चलने लगती हैं। चलते हुए ही वो सारी बातें याद करने लगती हैं। तभी उसे अभय का उस पे इल्जाम लगाना याद आता है और उन्हीं सब में खोए हुए ही चली जा रही थी। उसी वक्त सामने से एक कार आ रही होती है, जिसके श्रुति का ध्यान नहीं रहता। वो अपनी ही ख्यालों में खोई हुई चली जा रही थी। वो कार उसे टक्कर मारती कि कोई उसके बाजू को खींच के उस तेज रफ्तार से आती हुई कार के सामने से हटा के अपनी तरफ खींच लेता है। श्रुति अचानक से खुद को किसी के करीब देख के वो अपनी पलकें उठा के उस शख्स का चेहरा देखती है, तो वहां पे राघव होता है, जो उसे गुस्से से देख रहा होता है। उसे देखते ही श्रुति के आंखों में रुके आंसू एक बार फिर से उसके गालों पे लुढ़क जाते हैं। ये देख के राघव अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और उसे अपने सीने से लगा के उसके सर को सहलाने लगता है। श्रुति उसके सीने से लगे हुए ही सिसकते हुए कहती है, क्यों राघव, हर बार हर चीज हमारे साथ ही क्यों होता है? इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो कुछ नहीं किया, तो अभय सर हमें दी और जीजू के मौत की वजह क्यों कह रहे हैं? उनके भैया भाभी हमारे भी कुछ लगते थे। मानते हैं कि हम में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है न, तो वो कैसे हम पे इल्जाम लगा सकते हैं कि हमने दी और जीजू को मारा है, हम उनके कातिल हैं? सब तो हमारे बीच अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ये गलतफहमी की दीवार क्यों? श्रुति इतना कहते कहते ही राघव के बाहों में बेहोश हो जाती है। उसे कुछ बोलता न पाके राघव उसके चेहरे की तरफ देखता है तो श्रुति बेहोश हुई होती है। ये देख के वो घबराते हुए उसे अपने बाहों में उठाता है और अपने एक बॉडीगार्ड से कह के अपने कार के पीछे दरवाजे को खोलने को कहता है, तो बॉडीगार्ड तुरंत दरवाजा खोलता है और वो श्रुति को पीछे लेटा के खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। मल्होत्रा परिवार भी श्मशान घाट से आके अपने लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और उनके रिश्तेदार उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ उस बच्चे को माँ का प्यार मिले इसके लिए अभय की शादी करने का राय दे रहे थे। अभय एक तरफ खड़ा होके इन सब की बात सुन रहा था और अपने भाई के कई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। फिर वो सबके पास आता है, भारी और बेहद सीरियस आवाज में कहता है, दादी, दादू, पापा। उसकी बात सुन के सब उसे देखने लगते हैं, तो अभय बिना किसी भाव के कहता है, मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भैया की आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार दे सकूँ, तो मैं अर्जुन भैया का ये इच्छा पूरा करूँगा। ये सुनते ही शोभा जी, इंद्रजीत जी और धनराज जी तीनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। फिर शोभा जी उठ के अभय के पास आके कहती हैं, तुम सच कह रहे हो? तो अभय बस हाँ में सर हिला देता है। ये देख के सबको खुशी तो होती है, लेकिन इस वक्त वो लोग इस खुशी को मना नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब अभय क्यों कह रहा है और न ठीक समय था। लेकिन वे अभय के लिए खुश थे कि उसने जिम्मेदारी की वजह से ही कम से कम अपने लिए फैसला तो लिया। शोभा जी उसके माथे को सहलाते हुए कहती हैं, मैं आपके लिए खुश हूं कि आपने शादी करने का फैसला किया। शोभा जी की बात सुन के अभय उनके हाथ को अपने हाथ में लेके बिना भाव के कहता है, दादी, इन सब में कोई मेरी मर्जी नहीं है, ये सब मैं सिर्फ अपने भाई को दिए हुआ वादा पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। शोभा जी उसकी बात सुन के उदास स्वर में कहती है, मुझे पता है। इतना कह के वो अभय को देखते हुए कुछ कहती कि अभय बोल पड़ता है, दादी प्लीज आप मुझसे ज्यादा उम्मीद न लगाए, क्योंकि ये शादी सिर्फ समझौते की शादी होगी और मैंने सोच लिया है कि मुझे किससे शादी करनी है। उसकी बात सुन के तीनों अभय को देखने लगते हैं। तीनों के मन में कहीं न कहीं लग रहा था कि ये श्रुति का नाम लेगा, क्योंकि उससे बेहतर कोई भी न अभय को संभला सकता है, न ही अर्जुन और अनीता के बेटे को दिल से एक माँ का प्यार दे सकता है और न इस घर को संभाला सकता है। सबको उम्मीद थी कि वो श्रुति का ही नाम लेगा। तभी अभय कहता है, मैं पंछी से शादी करना चाहता हूँ। पंछी जो अभी अभी दरवाजे से अंदर आ रही थी, ये सुनते ही उसके कदम वहीं पे रुक जाते हैं और वो अपने इमोशंस पे काबू पाते हुए वहां से एक तरफ हट के दीवार से पीठ लगा अपने आए हुए इस खुशी पे कंट्रोल करने लगती हैं। पंछी अपने सीने पे हाथ रख के खुद से कहती है, फाइनली पंछी, तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अभय की दुल्हन बनने का जो सपना तू कॉलेज टाइम से देख रही है,
अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। ये सब कहते हुए वो मुस्कुराने लगती हैं। इधर अभय की बात सुन के इंद्रजीत जी और धनराज जी हैरानी से खड़े हो जाते हैं और तीनों उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। तो अभय कहता है, पंछी को मैं जानता हूँ अच्छे से, वो मेरे बच्चे के लिए और इस घर के लिए सही है। तो आज से 15 दिन बाद मेरी और पंछी की शादी होगी। उसकी बात सुन के इंद्रजीत जी उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटे आपकी पत्नी तो नहीं बन पाएगी न वो। इंद्रजीत जी की बात सुन के अभय उन्हें देखते हुए कहता है, दादू मैंने अभी अभी कहा कि ये शादी रिश्ता मेरे लिए समझौता है। रही बात मेरे बेटे के लिए तो मैं पंछी को जानता हूँ, वो अच्छे से ध्यान देगी और बेहतर तरीके से उसकी माँ बनेगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। शोभा जी जाते हुए अभय को देख के कहती हैं, ये गलत कर रहा है, ये जानता है कि पंछी इसके लिए और इसके बेटे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो इतना कही थी कि धनराज जी उनके पास आके उनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, माँ जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। अभय कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना सही गलत बेहतर तरीके से समझता है और अभी के लिए आप सब अपने माता रानी पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो करेंगी सब अच्छा ही करेंगी। चलिए आप आराम कर लीजिए, आप भी बहुत थक गई होंगी। इधर श्रुति हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी। डॉक्टर उसका चेकअप करके राघव को बताते हैं कि बीपी लो और टेंशन की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा, आप बस ये दवाइयां लेते आइए। इतना कह के वो एक पर्चा राघव की तरफ बढ़ा देते हैं। राघव इस पर्चे को लेके उस दवा को लेने चला जाता है। श्रुति को कुछ घंटे में होश आ जाता है, तो वो अपने अगल बगल देख के समझने की कोशिश करती है कि वो कहाँ पे हैं। तभी उसे राघव किसी नर्स से बात करते हुए नजर आता है, तो वो उठ के बैठते हुए कहती है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। श्रुति की आवाज सुन के राघव उसकी तरफ आके उसे देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो पार्टनर। तो श्रुति बस हाँ में सर हिला देती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है, तो वो अपने सर को पकड़ लेती है।